अनिका ने बलवीर सर का कॉलर पकड़ते हुए उनसे कहा, गुरु का काम होता है अपने शिष्यों को सही राह दिखाना, और आप तो उन्हीं की राहों पर चलने लगे। बलवीर सर, जो नॉर्मली कभी किसी से नहीं डरते थे, उन्हें आज अनिका के सवालों से बहुत डर लग रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अनिका को रिया और आर्यन का राज पता कैसे चला था। बलवीर सर हड़बड़ाहट में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर बार अनिका उन्हें कोई न कोई ताना मारकर चुप करा देती थी। भले ही अनिका बलवीर सर के साथ इस वक्त मजाक कर रही थी, मगर अनिका को बलवीर सर पर एक बात का बहुत गुस्सा आया था। बलवीर सर जानते थे कि पिछले 6 साल से अनिका अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब बलवीर सर को अनिका का खोया हुआ बेटा मिल गया तो उन्होंने अनिका को यह बताने के बजाय बच्चों के प्लान में शामिल होकर उससे यह बात छुपाई थी। थोड़ी देर बलवीर सर की इस सिचुएशन का मजा उठाने के बाद अनिका ने उनका कॉलर छोड़ दिया। बलवीर सर ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अनिका से कहा, इतनी अच्छी ग्रिप बहुत कम लोगों की होती है अनिका। मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती रहो। तुम एक दिन जरूर इस एकेडमी का और मेरा नाम रोशन करोगी। अनिका ने बलवीर सर को रिसेप्शन की चेयर पर बिठाया और उन्हें पानी देते हुए कहा, सर, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी कला से कितना प्यार है, और यह भी जानती हूँ कि आपको अपनी इस एकेडमी का नाम जिंदा रखने के लिए एक अच्छे सक्सेसर की जरूरत है, मगर वह मैं नहीं हो सकती। आप आर्यन को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, शायद आपकी तलाश खत्म हो जाए। अनिका की इस बात से खुश होते हुए बलवीर सर ने कहा, यह बात की ना तुमने, अब देखना मैं आर्यन को कैसे ट्रेन करता हूँ। अभी बलवीर सर और अनिका बात कर रहे थे, तब रिया भी दौड़कर ऑफिस में आ गई। अनिका को देखते ही रिया झूठ मूठ अनिका को ज्यादा लाड़ दिखाते हुए उससे चिपक गई। रिया अनिका की डांट से बचना चाहती थी और अनिका यह बात खूब समझती थी। आर्यन और रिया को साथ खड़े देखकर अनिका की आंखें भर आई थी। बलवीर सर यह नजारा देखकर हैरान रह गए। दो दो आंखें, दो दो नाक, मगर दोनों के दोनों हूबहू एक दूसरे से मेल खाते हुए। आर्यन और रिया को एक साथ खड़े हुए देखना तो कोई जादुई करिश्मे से कम नहीं था। थोड़ी देर अनिका दोनों को जी भर के देखती रही। बलवीर सर ने पीछे से आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, अब माँ का दिल दोनों बच्चों को देखकर भर गया हो तो क्या हम कुछ काम भी कर लें? तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती, आलसी कहीं की। बच्चों को तो कम से कम अपनी तरह मत बनाओ। यह कहकर बलवीर सर आर्यन और रिया को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। अनिका को आर्यन वापस मिल गया था। यह बात अब तक अनिका ने उसकी बेंगलुरु वाली रेखा मौसी से नहीं कही थी। रिसेप्शन में एक चेयर पर बैठकर अनिका ने रेखा मौसी को फोन लगाया। रेखा मूर्ति अनिका की वही मौसी थी जो उसे मनाली से बेंगलुरु लेके आई थी। उन्होंने अनिका को एक नया जीवन दान दिया था। रेखा आंटी ने जैसे ही फोन उठाया, अनिका ने उन्हें मनाली में हुई सारी बातें बता दी और यह भी बताया कि उसका खोया हुआ बेटा आर्यन दरअसल रोहित मारवा का इकलौता बेटा है। रोहित मारवा का नाम सुनते ही रेखा आंटी की आवाज में अचानक बदलाव आ गया। वो टेंशन में आकर अनिका से कहने लगी, अनिका बेटा, यह बहुत खुशी की बात है कि आर्यन हमें सही सलामत वापस मिल गया है, मगर साथ ही साथ तुम्हें यह बात भी बता दूं, रोहित मारवा के पास से आर्यन की कस्टडी हमें मिलना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। अनिका की आवाज में अब जोश कम हो गया था। अनिका ने धीमी आवाज में कहा, मौसी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, मगर कोई तो रास्ता होगा। आखिर आर्यन मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है। There must be some way that I can get him back। रेखा मौसी, आपको क्या लगता है कि अगर हम कोर्ट में जाएं और यह प्रूव करें कि आर्यन इज माई बायोलॉजिकल सन, तो क्या कोर्ट हमें आर्यन की कस्टडी दे देगा? रेखा आंटी ने थोड़ी देर सोचकर अनिका की बात का जवाब दिया, अनिका, अगर हम कोर्ट में यह प्रूफ कर भी देते हैं कि आर्यन तुम्हारा बेटा है, तो सिर्फ इस बात पर कोर्ट हमें बच्चे की कस्टडी नहीं देगा। हजारों सवाल पूछे जाएंगे। इतने साल तुम कहाँ थी और पैदा होते ही तुमने अपने बच्चों को क्यों छोड़ दिया था? हर चीज का प्रूफ होना बहुत जरूरी है बेटा। और एक बात, रोहित न सिर्फ पैसे वाला है बल्कि मिनिस्टर से लेकर जुडिशियल सिस्टम तक उसकी बहुत ऊंची पहुंच भी है। आर्यन की कस्टडी वह हमें नहीं देगा बेटा। रेखा आंटी और अनिका दोनों यह बात अच्छी तरह समझती थी कि रोहित के पास से आर्यन की कस्टडी लेना बहुत मुश्किल था। अनिका के दिमाग में अब अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे।
उसे अचानक लगने लगा था सालों बाद वापस मिले बेटे को वो एक ही पल में वापस खोने वाली है। उसने अपने मन की बातें रेखा आंटी को भी बताना शुरू किया। वह कहने लगी, मौसी, अगर आर्यन रोहित के पास ही रहा तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मारवा खानदान आर्यन को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। उस पर तरह तरह के इल्जाम डालते हैं। आर्यन का फ्यूचर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है उस खानदान में। और अगर कल को रोहित किसी से शादी करता है और वह लड़की अपने स्वार्थ के लिए आर्यन के साथ कुछ गलत कर दे तो हम चाह कर भी अपने आर्यन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अनिका का अपने बेटे के लिए इस तरह पैनिक होना वैलिड था और जस्टिफाइड भी था। अनिका को शांत करते हुए रेखा आंटी ने कहा, बस अनिका बस, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। और फिर अगर रोहित को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होती तो वो आज तक कुंवारा नहीं होता। यह बात कहते ही रेखा आंटी को एक अलग ही बात दिमाग में आई। उन्होंने अनिका को एक आइडिया समझाया। एक रास्ता है मेरे पास जिससे आर्यन तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हारी बेटी रिया की तरह रह सकता है और रोहित को कोई एतराज भी नहीं होगा। अगर ऐसा कोई रास्ता है तो अनिका अभी के अभी उस रास्ते पर चलने को तैयार थी। अनिका ने रेखा आंटी से पूछा, तो जल्दी बताइए क्या करना है। चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस पर रेखा आंटी ने कहा, बेटा पैसा नहीं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है तुम्हें। तुम रोहित की जिंदगी में किसी और लड़की को आने का मौका ही मत दो। तुम खुद जवान हो, खूबसूरत हो, क्यों न तुम रोहित से शादी कर लो और आर्यन और रिया के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। रेखा आंटी के सुझाव से परेशान होकर अनिका ने कहा, आंटी यह किस तरह का सजेशन दे रही हैं आप मुझे। मैं यहाँ अपने बेटे की बचाने की बात कर रही हूँ और आप हैं कि। अनिका की बात को बीच में काटते हुए रेखा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे के लिए ही तुम्हें यह सजेशन दे रही हूँ अनिका। अनिका जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर कहीं रोहित को इस बात का पता चल गया कि रिया भी उसी की बेटी है तो तुम जानती हो वो कितना पावरफुल है। कहीं ऐसा न हो कि रिया और आर्यन दोनों की कस्टडी उसे मिल जाए। और फिर खराबी भी क्या है इसमें। रोहित हैंडसम है, सक्सेसफुल है और जितना मैंने इसके बारे में सुना है रोहित दिल का भी अच्छा है। तुम एक बार मेरे सजेशन पर ठंडे दिमाग से सोचना, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। रेखा आंटी ने यह सजेशन देकर अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अनिका ने जब फिर से अपने मन में रोहित के बारे में सोचा तो उसे भी ऐसा लगा कि आखिर रोहित में कोई बुराई तो थी नहीं और अगर ऐसा करने से उसे अपना बेटा और बेटी दोनों मिल सकते हैं तो फिर बुराई क्या थी। इन सारे थॉट्स को अपने दिमाग से निकालते हुए अनिका ने सोचा कि जाकर एक बार हॉस्पिटल में रोहित से बात की जाए। अनिका अपना पर्स उठाकर ऑफिस से बाहर निकली और ट्रेनिंग सेंटर में आर्यन और रिया को हाथ से बाय करते हुए वहां से निकल गई। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली में दादी माँ के आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित सनी के साथ कुछ बात कर रहा था। अनिका उनके पीछे खड़ी होकर उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। रोहित ने सनी से कहा, सनी कल संडे है और मुझे फैमिली मीटिंग अटेंड करनी होगी। यह कंपनी के लिए बहुत जरूरी मीटिंग है और अब दादाजी ने सारा कामकाज मुझे सौंप दिया है तो मेरा वहाँ होना कंपलसरी है। कल मैं अगर सारा दिन बिजी रहूंगा तो तुम्हें आर्यन की देखभाल करनी होगी। यह बात सुनते ही सनी ने कॉन्फिडेंस से रोहित के सवाल का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी बिग ब्रदर, मैं आर्यन का पूरा ख्याल रखूंगा और यह भी देख लूंगा कि कोई अनजान आदमी या औरत उसके आसपास भटक भी न पाए। सनी को इस बात का गिल्ट अंदर से खाए जा रहा था कि उसने बड़े भैया से आर्यन और रिया की सच्चाई छुपाई थी। सनी ने सोचा क्यों न इस मुद्दे पर रोहित के थॉट्स को जानने की कोशिश करें। सनी ने बड़े ही कैजुअली रोहित से पूछा, भैया अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। रोहित ने इशारे से सनी को आगे बढ़ने को कहा। सनी ने थोड़ी हिम्मत इकट्ठा की और अपना सवाल रोहित से पूछ लिया, भैया अगर आर्यन की बायोलॉजिकल मदर कभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे। पीछे खड़ी अनिका ने सनी का सवाल साफ साफ सुना था। उसे भी रोहित के मुंह से इस सवाल का जवाब सुनना था। अनिका रोहित और सनी के थोड़ा और करीब आकर ध्यान से रोहित को सुनने लगी। सनी का सवाल सुनते ही रोहित ने अपने दोनों होंठ कस लिए और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर वह औरत मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी जान ले लूंगा। रोहित का जवाब सुनते ही अचानक अनिका का शरीर ठंडा पड़ गया था। रोहित की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अनिका हैरान हो गई थी। रोहित ने एक साथ अपने नफरत और ताकत का प्रूफ दे दिया था।
रोहित की यह बात सनी की कुछ समझ में नहीं आई थी, इसलिए सनी ने थोड़ी और हिम्मत करके रोहित से पूछा, मगर भैया, आर्यन की माँ ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या किया था जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं? रोहित ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुट्ठी दबाते हुए सनी से नजर चुरा ली। रोहित के रिएक्शन से साफ जाहिर था कि वह आर्यन की मॉम को याद भी नहीं करना चाहता था। रोहित के मुंह से अपने बारे में ऐसी राय जानकर अनिका को बहुत बड़ा धक्का लगा था। इससे पहले कि रोहित या सनी अनिका को उनके पीछे खड़ा देखते, अनिका वहां से चली गई। वो किसी तरह रोहित और सनी के मुड़ने से पहले हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। गाड़ी में बैठकर वापस जाते वक्त अनिका के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर उसने ऐसा क्या किया था रोहित के साथ जो रोहित उससे इतने नफरत करता था। अनिका को तो यह भी नहीं पता था कि सालों पहले वह प्रेग्नेंट किस तरह हुई थी। न वह कभी रोहित से मिली थी, न वो रोहित को जानती थी। फिर कैसे हो सकता था कि वह रोहित के बच्चों की मां बन गई? अनिका उन दिनों बीमारी की वजह से ज्यादातर नींद में रहती थी या अपनी बीमारी की वजह से बेहोश रहती थी। क्या उस वक्त बेहोशी की हालत में रोहित ने उसका कोई फायदा उठाया था? मगर रोहित ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? अनिका किसी भी हालत में इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। अनिका ने डिसाइड किया कि जब तक उसे इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, वो रोहित से आर्यन और रिया के बारे में कोई बात नहीं करेगी। उधर मल्होत्रा हाउस में किशन मामा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। किशन मामा, नानी माँ, अंजलि मामी और शीला मासी हॉल में बैठकर कंपनी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। मल्होत्रा परिवार काफी सालों से फार्मास्यूटिकल बिजनेस में देश में काफी नाम कमा चुके थे। ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में मल्होत्रा खानदान को कई जनरेशन से महारत हासिल थी। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाले इनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों में दवाइयां बनाने के अलग अलग फार्मूले लिख कर गए थे और यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती गई थी। अनिका के नाना ने यह कला अपने पापा से सीखी थी। फिर जब उनका बिजनेस बढ़ने लगा तब उन्होंने किशन मामा को कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी थी। मगर उस वक्त किशन मामा ने साफ साफ कह दिया था कि उनका मन फार्मास्यूटिकल बिजनेस में नहीं लगता था, वह अपना कोई और बिजनेस करना चाहते थे। उनके पापा ने उनकी बात का मान रखते हुए उन्हें कभी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया था। आयुर्वेदिक और मॉडर्न फार्मास्यूटिकल के बारे में अनिका की मां स्वाति को पहले से ही काफी रुचि थी। जब अनिका के नाना जी का देहांत हुआ तब कंपनी की प्रेसिडेंटशिप अनिका की मां स्वाति ने संभाली थी। बहुत कम उम्र में देखते ही देखते कंपनी का बिजनेस और नाम स्वाति ने इंडिया के बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में लाकर खड़ा कर दिया था। स्वाति के अचानक गायब हो जाने के बाद शीला मौसी ने कंपनी अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपनी सूझबूझ से कंपनी को चलाने की बहुत कोशिश की, मगर कंपनी की रिप्यूटेशन और मार्केट लगातार गिरने लगे थे। शीला ने किसी तरह कंपनी को संभाल कर रखा था और आज फिर से कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रही थी। शीला मासी ने किशन मामा से फरियाद करते हुए कहा, तुम्हारी बहन स्वाति अगर वह खानदानी किताब लेकर भाग न गई होती तो आज हमें बहुत मदद मिलती। उन किताबों को हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ गए थे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी खानदानी किताबों को छीनकर ले जाने की? तभी अंजलि मामी ने एक सजेशन दिया, क्यों न हम अनिका की कोई मदद लें, वो एक डॉक्टर है, शायद वह हमारी मदद कर सके। अंजलि मामी की इस बात पर शीला मौसी ने कहा, जब स्वाति गुजर गई थी तब अनिका 1-1.5 साल की थी, भला उसे क्या समझ होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। डॉक्टर होना एक बात है और दवाइयाँ बनाना दूसरी। जैसे ही अनिका आर्यन को लेकर घर में आई, उसने किशन मामा को देखते ही उन्हें एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, आई एम सो ग्लैड मामा, यू आर फाइन नाउ। जैसे ही अनिका ने किशन मामा को हक करने के लिए अपनी बाहें खोली, उसके हाथ में रखी दवाइयों की थैली जमीन पर गिरी। सारी दवाइयाँ बाहर निकल गई। अलग अलग कंपोजिशंस से बनी इन दवाइयों को देखकर शीला मौसी भी चौंक गई थी। जमीन पर गिरी दवाइयों को देखकर शीला मौसी ने अनिका से पूछा, यह आयुर्वेदिक दवाइयाँ तुम्हारी बैग में क्या कर रही हैं? क्या तुम आयुर्वेद के बारे में कुछ जानती हो? जमीन पर गिरी दवाइयाँ उठाते हुए अनिका ने शीला मासी को बिना देखे जवाब दिया, बस यही कुछ आई ड्रॉप्स है और आंखों के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं नानी माँ को देना चाहती हूँ। यह सुनकर अंजलि मामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी अपनी माँ की तरह आयुर्वेद जानती हो? इससे पहले कि अनिका अंजलि मामी की इस बात का जवाब देती,
शीला मासी ने अंजलि मामी की बात को काटते हुए कहा, क्या बात कर रही हो तुम अंजलि? तुम्हें पता नहीं है, आजकल तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ पान वाला भी बेचता है। कहीं से खरीद के लाई होगी हम सबको इम्प्रेस करने के लिए। मम्मी 20 साल से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हैं। इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी ट्रीटमेंट दी है, इतनी कोशिशों के बाद भी हम मम्मी का इलाज नहीं कर पाए हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम यह सड़क पर बैठे फेरी वालों के पास से जो दवाई लेकर आई हो उनसे मम्मी को ठीक कर दोगी? और क्या पता क्या मिला है इन दवाइयों में? अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? शीला मासी अनिका के पास जाकर उससे जवाब मांगने लगी। चलो कल की आई लड़की पर हम भरोसा कर भी ले, लेकिन अगर उसके हाथों मम्मी को कुछ नुकसान होगा तो क्या यह लड़की लेगी जिम्मेदारी? बोलो अनिका, क्या तुम लेती हो जिम्मेदारी? अनिका को अब शीला मासी की बातें बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि शीला मासी मन ही मन अनिका की माँ से नफरत करती थी और शायद उस जमाने में उनसे बहुत जलती भी थी। किशन मामा शीला मासी और अनिका के बीच आकर खड़े होकर बोले, बस करो शीला, अनिका बच्ची है, स्वाति को लेकर अपना गुस्सा इस पर मत उतारो। किशन मामा की बात सुनते ही शीला मासी किशन मामा के साथ भी झगड़ने लगी थी। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि किशन मामा आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए थे। अनिका बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और सीधा नानी के कमरे में चली गई। जैसे ही अनिका ने नानी माँ के कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ अंधेरा था। नानी बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी। उनके हाथों में एक रुद्राक्ष की माला थी, जिसे झपटते हुए वो भगवान का नाम ले रही थी। दरवाजा खोलने की आवाज आने पर नानी माँ ने अपना जाप करना बंद कर दिया और पूछा, कौन है वहाँ? दरवाजे के ठीक बगल में लगे स्विच बोर्ड से लाइट्स ऑन करते हुए अनिका ने कहा, मैं हूँ नानी माँ। अनिका की आवाज सुनकर नानी ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची आजा मेरे पास। अनिका को एक छोटी बच्ची की तरह नानी ने अपने पास बुलाया। अनिका के सर पर हाथ फेरते हुए नानी माँ ने उससे कहा, मेरी बच्ची, तुम शीला मासी की बातों का बुरा मत मानना। मेरी ही बेटी है, जवान से बहुत कड़वी है, मैं जानती हूँ, मगर दिल की बहुत नर्म है। आज तुम्हारी नानी माँ की एक बात मानना, जब भी शीला मौसी तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात करे तो उसे एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। बड़े बुजुर्गों का कहना मानोगी तो जिंदगी भर सुख चैन से रहोगी। नानी माँ की यह बात सुनकर नानी माँ और अनिका दोनों हंस पड़े। अनिका ने अपने हाथ में पकड़ी हुई आई ड्रॉप्स और टेबलेट की शीशी नानी माँ के बेड के बगल में रखे साइड टेबल पर रखी, फिर उसमें से एक के बाद एक दवाइयाँ निकालकर साइड टेबल पर सजा दी। दवाइयों से आती हुई गिल्ली मिट्टी जैसी खुशबू सूंघकर नानी माँ ने अनिका से पूछा, बेटा यह क्या खुशबूदार चीज है? कहीं तुम मेरे लिए ताजा फूल तो नहीं लेकर आई? तुमने सोचा होगा बूढ़ी नानी देख तो नहीं सकती, तो कम से कम फूलों की महक से खुश हो जाएंगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए नानी माँ का जवाब दिया, नहीं नानी माँ, यह कोई फूल नहीं है, जड़ी बूटियों से बनी कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है, कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो आपको आंखों में डालने हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको सुबह उठकर खाली पेट लेनी है। मैंने दवाइयाँ टेबल पर सजा दी है और आपको इन्हें कब और कैसे लेना है वह भी बता दूंगी। नानी माँ जानती थी कि जो इतने सालों में नहीं हुआ वह अब कैसे होगा, इसलिए अनिका का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई नानी माँ ने अनिका के सारे इंस्ट्रक्शन सुन लिए। नानी माँ को सब कुछ समझाने के बाद थोड़ी देर उनके साथ बातें करके अनिका उनके कमरे से चली गई। अनिका के जाने के बाद अंजलि मामी नानी के कमरे में आई। नानी माँ का जूस टेबल पर रखते ही अंजलि मामी का ध्यान पास पड़ी दवाइयों पर गया। उन्होंने नानी माँ से पूछा, मम्मी जी, यह दवाइयाँ आपको अनिका ने दी है? नानी माँ ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ उसी ने दी है, कहा है यह दवाइयाँ लूंगी तो फिर से देखने लग जाएगा। नानी माँ हंसते हुए अनिका की बातों को मजाक में लेने लगी। अंजलि मामी दवाइयों को देखकर थोड़ी हैरान हुई। उन्हें पता था कि अनिका एक एलोपैथिक की डॉक्टर थी, उसे आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में शायद ज्यादा नॉलेज ना हो और हो सकता है ऐसी दवाइयाँ देने से नानी माँ की आंखों को ज्यादा नुकसान हो। अंजलि मामी ने अपनी बात नानी माँ के सामने रखी। नानी माँ ने अंजलि मामी की बातों को सुनकर कहा, एक काम करो, जाकर तुम खुद ही अनिका से बात करो, उसे पूछ लो ये सेफ है या नहीं। अंजलि मामी ने नानी माँ से कहा, मम्मी जी आप तो जानती हैं शीला ने जिस तरह अनिका से बात की है, अगर अब मैं अनिका से ऐसा कोई सवाल करूंगी तो उसे लगेगा कि हमें उस पर विश्वास नहीं है
और हो सकता है उसे हमारी यह बात अच्छी न लगे। मैं काम करती हूँ, कल श्वेता को पूछती हूँ। वो आयुर्वेदिक साइंस की पढ़ाई कर रही है, उसे जरूर मालूम होगा इन दवाइयों के बारे में। नानी माँ ने अंजलि मामी की बात को मानते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस देखो बच्ची को हमारी किसी बात का बुरा न लगे। अंजलि मामी ने नानी माँ को जूस पिलाया और कमरे से चली गई। बिस्तर पर बैठी नानी माँ को दवाइयों से निकल रही खुशबू बहुत पसंद आ रही थी। नानी माँ अपने हाथ में टेबलेट पर टटोलते हुए एक दवाई की शीशी हाथ में ली, फिर खोलकर अंदर से आती हुई खुशबू को सूंघा। शीशी से आने वाली खुशबू से नानी माँ को एक अलग ही ताजगी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसी ताजगी पिछले कई सालों से महसूस नहीं हुई थी। नानी माँ ने सोचा, अगर सिर्फ खुशबू से उन्हें इतनी राहत मिल रही थी तो दवाई खाएंगे तो जरूर और फ्रेश महसूस करेंगे। नानी माँ ने यह भी सोचा कि जब मैं 20 साल से अंधी हूँ तो यह दवाई उनका और क्या बिगाड़ सकती थी। नानी माँ ने शीशे से एक दवाई की टेबलेट बाहर निकाली और पानी के साथ ले ली। उन्होंने अनिका के दिए हुए आई ड्रॉप्स भी आंखों में डाले। आई ड्रॉप्स आंखों में डालते ही नानी माँ की आंखों में एक ठंडा एहसास हुआ। कुछ पलों में नानी माँ को गहरी नींद आ गई। संडे सुबह बलबीर सर के एक आदमी से दोनों बच्चों ने फिर से अदला बदली कर ली थी। कार में मल्होत्रा हाउस वापस जाते वक्त रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा क्या तुम आर्यन को आज अकेला ही छोड़ दोगे? आर्यन भोला है, वह किसी की बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पाता जब तक वह उस इंसान को पूरी तरह से पहचानता न हो। अनजान लोगों से डरता है। अगर आज पूरे मारवा फैमिली के सामने किसी ने उसे कुछ कह दिया तो आर्यन उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा और हो सकता है वह सब मिलकर आर्यन को अपनी दादी माँ के एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहरा दे। अनिका ने ड्राइव करते हुए रिया से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा ही है। अगर तुम्हारे भाई को मारवा खानदान ने निकाल दिया तो वह हमारे साथ बेंगलुरु आ सकता है और फिर हम तीन वहाँ खूब मजे से रहेंगे। व्हाट डू यू से? हालांकि अनिका मजाक कर रही थी। रिया को अनिका का यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। रिया को मनाते हुए अनिका ने उसे कहा, जैसे मैं तुम्हारी मम्मा हूँ वैसे ही आर्यन की भी मम हूँ और अपने बेटे को झूठे एलिगेंस में फंसते हुए तो मैं देख भी नहीं सकती। और अगर उन सब ने मिलकर आर्यन को पागल साबित कर दिया तो यह आर्यन के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा हो सकता है और मैं यह नहीं होने दूंगी। रिया को अंजलि मामी के पास छोड़कर अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। रोहित की दादी माँ को हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर वाले स्पेशल वार्ड में रखा गया था। उस फ्लोर पर और कोई पेशेंट नहीं था। टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही अनिका ने देखा दादी माँ के कमरे के बाहर लगभग पूरा का पूरा मारवा खानदान इकट्ठा हुआ था। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी की एनुअल बोर्ड मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सभी लोग सिस्टमेटिकली अरेंज की हुई चेयर पर बैठे थे और ठीक उनके सामने खड़े होकर पंकज मारवा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था, रोहित यह कैसे कह सकता है कि यह काम आर्यन का नहीं था, जबकि सीसीटीवी कैमरा और नौकरों की गवाही से यह साबित हो चुका था कि सुहासिनी मारवा को धक्का आर्यन ने दिया था। और अब रोहित चाहता था कि माँ बेहोशी से उठकर गवाही दे और कहे उन्हें धक्का किसने मारा था। यह तो वैसी ही बात हो गई कि यह पागल बच्चा कल उठकर किसी और का मर्डर भी कर दे तो रोहित कहेगा कि जिस आदमी की जान गई है वो एक बार जिंदा हो जाए और गवाही दे दी कि उसका खून किसने किया था। पंकज का ध्यान आगे की ओर बैठे हुए धीरज पर गया। पंकज ने धीरज को आंखें छोटी करके पूछा, क्यों धीरज, तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? धीरज खड़े होकर सबके सामने कहने लगा, देखिए मेरे ख्याल से रोहित के दादाजी ने जो फैसला लिया है वही सही है। आखिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्यन एक 6 साल का बच्चा है। धीरज की यह बात सुनते ही आयुष खड़ा होकर अपने पापा के पास आया और मुस्कुराकर सबसे कहने लगा, हम सब जानते हैं कि धीरज भैया को रोहित भैया से कितना लगाव है और रोहित भैया को आर्यन से, तो जाहिर सी बात है धीरज भैया उन्हीं की तरफ से बोलेंगे। आखिर वह उनके फर्स्ट कजिन है और हम लोग तो ठहरे सेकंड कजिन। पंकज चाचा ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए धीरज से कहा, देखो धीरज, तुम्हारे दादाजी ने फैमिली और बिजनेस दोनों को बराबर का इम्पोर्टेंस दी है और वह चाहते हैं कि जो कोई भी फैमिली मेंबर बिजनेस और परिवार दोनों को जोड़कर आगे बढ़े वही फैमिली का हेड होगा। अगर तुम दोनों चीजों को साथ लेकर नहीं चल सकते हो तो फिर बस अपनी कुश्ती लड़ने पर और बॉडी बनाने पर ध्यान दो। इन सब चीजों से दूर ही रहो। धीरज को पंकज चाचा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर उसने अपने आप को शांत रखा और पंकज चाचा से कहा, देखो चाचा जी, दादी माँ को बस कुछ ही दिनों में होश आ जाएगा, तब हमें इस बात का फैसला
धीरज की बात को बीच में काटते हुए पंकज चाचा फिर से जोर जोर से कहने लगे और बोले, अगर माँ कभी जाग ही नहीं पाई तो क्या हम इस मैटर को यही क्लोज कर देंगे? क्या माँ के हत्यारे को कभी सजा नहीं मिलेगी? जब शहर के बड़े बड़े डॉक्टर ने माँ की सर्जरी नहीं करने का ओपिनियन दिया था तो फिर जबरदस्ती माँ की सर्जरी क्यों कराई गई? क्या रोहित भी यही चाहता था कि माँ कभी होश में ना आए ताकि यह मैटर यही खत्म हो जाए? मारवा खानदान के सभी लोग एक कोने में बैठे रोहित की ओर देखने लगे। पंकज चाचा धीरे से रोहित की ओर बढ़ने लगे और सबसे कहने लगे, डॉक्टर भी ऐसी चुनी गई जिसे हम में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा, और अब माँ की सर्जरी को 4 दिन बीत चुके हैं मगर अब तक वह होश में नहीं आई। बोलो रोहित, एक मामूली डॉक्टर जिसकी कोई पहचान नहीं, ऐसे डॉक्टर के पास सर्जरी करवाने का क्या मतलब था? क्या मकसद था तुम्हारा इन सब के पीछे? और एक बात कह दूं आप सब लोगों से, जिस डॉक्टर ने माँ का ऑपरेशन किया था वह लड़की 25 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। इसका मतलब साफ है कि उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? पंकज चाचा ने रोहित की ओर इशारा करते हुए सबसे कहा, इसका एक ही मतलब निकलता है कि एक बाप अपने पागल बेटे को बचाने के लिए अपनी दादी की बलि देना चाहता है, और यही पागल बच्चा कल क्या कर सकता है इसका इसे अंदाजा तक नहीं है। जरा समझने की कोशिश करो रोहित, जिस बच्चे की हरकतें छुपाने के लिए तुम अपनी दादी की जान दांव पर लगा रहे हो वह कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उसे पता होगा कि वह कोई भी जुर्म करेगा, कोई भी गुनाह करेगा, उसका बाप किसी न किसी तरह उसे बचा लेगा। जैसे आज एक मामूली डॉक्टर के पास माँ का ऑपरेशन करवाकर तुमने माँ की जान को दांव पर लगाया है। पंकज चाचा की यह बात सुनकर पूरे हॉल में अचानक लोग एक साथ आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, यह तो बहुत गलत किया है रोहित ने, तो किसी ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं रोहित ऐसा कर सकता है। सबके रिएक्शन देखकर पंकज और आयुष ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल एक्सचेंज की। दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली थी। रोहित चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ पंकज चाचा के लगाए ब्लेम और एलिगेशंस सुन रहा था, मगर उसके पास अपने बचाव करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। उसने क्यों अनिका का ऑपरेशन करने के लिए चुना, इसका जवाब तो वह खुद नहीं जानता था। बस उसे यकीन था कि अनिका उसकी दादी का इलाज कर देगी। अनिका ने कहा था कि ठीक 4 दिन बाद दादी माँ को होश आ जाएगा, और आज दादी माँ के ऑपरेशन को 4 दिन पूरे हो चुके थे। पंकज और आयुष ने बाकी फैमिली मेंबर्स को अपनी तरफ कर लिया था। अब पंकज ने जोर देते हुए रोहित से पूछा, रोहित, कुछ ही देर में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें आज हम सबके सामने और पूरी दुनिया के सामने यह बताना होगा कि आखिर क्यों तुमने बिना किसी फैमिली मेंबर की इजाजत लिए माँ को इतने बड़े खतरे में डाला। पंकज और आयुष रोहित पर प्रेशर बना रहे थे जवाब देने के लिए। तभी वहाँ दादी माँ के आईसीयू वार्ड से डॉक्टर शालिनी बाहर आई। पंकज चाचा और आयुष कमरे में मौजूद पूरे मारवा खानदान को रोहित के खिलाफ भड़काना चाहते थे। कुछ हद तक वह कामयाब भी हो चुके थे। मारवा परिवार के लोग जो आज तक रोहित की हर कही बात मानते थे, जो रोहित के लिए हर फैसले की तारीफ करते थे, आज उन सबको रोहित की नियत पर शक हुआ था। आखिर रोहित सच में अपने बेटे को बचाने के लिए इस हद तक गिर गया था क्या? उसने अपनी दादी माँ की जान लेने की कोशिश की थी क्या? धीरज मारवा भले ही आर्यन को नफरत करता था, मगर वह जानता था कि रोहित आर्यन को बचाने के लिए कभी भी अपने परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। मगर आज इतने सारे लोगों के एलिगेशंस के सामने धीरज का विश्वास भी टूटने लगा था। कमरे के कोने में बैठे रोहित के पास आकर धीरज ने उससे कहा, रोहित उठो और परिवार के लोगों के साथ बात करो। कह दो उन्हें कि यह सब झूठ है। तुमने जिस डॉक्टर को दादी माँ के ऑपरेशन के लिए चुना था वह आई एम श्योर किसी बड़े हॉस्पिटल की कोई बड़ी नामचीन डॉक्टर होगी। बता दो इन्हें कि वह डॉक्टर कौन है। जब धीरज ने देखा कि रोहित उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, तब एक पल के लिए उसे भी ऐसा लगा कि किसी मामूली डॉक्टर के हाथों दादी चाची का इतना बड़ा ऑपरेशन करवाकर कहीं रोहित ने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया था। तभी पंकज मारवा के फोन पर किसी प्रेस वाले का फोन आया। फोन पर प्रेस वालों की बातों का जवाब देते हुए पंकज मारवा ने कहा, अभी थोड़ी देर में आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। हो सकता है कि मारवा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज कोई बड़े कदम उठाएं। यह कहते हुए पंकज ने फोन काट दिया और फिर से परिवार के लोगों से कहने लगे, आज पूरे देश की नजर हम पर है और मैं नहीं चाहता कि कंपनी की जिम्मेदारी अब किसी ऐसे इंसान के हाथ में रहे
जो अपने और अपने बेटे के निजी फायदे के लिए कंपनी के वसूलों को और कंपनी के प्रिंसिपल्स को ताक पर रख दे। पंकज और आयुष तो आज यह सोचकर आए थे कि बस किसी तरह वह आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर दें। मगर यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे उन्हें रोहित की पोजीशन भी छीनने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। इन सब शोर शराबे के बीच अब तक कमरे के कोने में बैठे रोहित ने धीमी आवाज में सबसे कहा, मारवा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, यस हेड ऑफ द कंपनी एंड द हेड ऑफ द फैमिली, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। आई हैव ए रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, आप सब बस आज शाम तक यही रुक जाइए क्योंकि आज शाम तक दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित की यह बात सुनते ही कमरे में लोग अचानक एकदम से शांत हो गए। पंकज और आयुष यह सुनकर हैरान हो गए कि आखिर रोहित इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकता था कि दादी माँ को आज होश आ जाएगा। रोहित की बातों को झुठलाते हुए आयुष ने कहा, रोहित भैया मुझे लग रहा है यू आर जस्ट बाइंग टाइम, आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ को शाम तक होश आ जाएगा। पंकज ने आयुष की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो ठीक है, हम सब यहाँ अपना अपना काम छोड़कर बैठ जाते हैं शाम तक। लेकिन क्या तुम भी यह मानोगे कि अगर माँ को शाम तक होश नहीं आया तो तुम आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर दोगे और कंपनी की हेड की कुर्सी भी छोड़ दोगे। पंकज चाचा की यह बात सुनकर सबको शौक लगा था, मगर ऐसी सिचुएशन में मारवा परिवार को पंकज मारवा की बात सही भी लग रही थी। कमरे की एक साइड में खड़ी डॉक्टर शालिनी यह सब कुछ सुन रही थी। मौका मिलते ही डॉक्टर शालिनी रोहित मारवा के पास आकर खड़ी हो गई और सबकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। डॉक्टर शालिनी ने टेबल पर पड़ा एक कांच का गिलास उठाया और एक चम्मच से गिलास को बजाते हुए सबसे कहा, मारवा खानदान के लिए एक खुशखबरी है, दादी माँ को होश आ गया है। डॉक्टर शालिनी के अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा मारवा परिवार एक साथ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद दादी माँ के कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स दादी माँ को व्हील चेयर से बाहर लेकर आई। दादी माँ, जिनका नाम था सुहासिनी मारवा, उनकी उम्र थी 80 साल, मगर उनके हाथ पांव और चेहरे की चमक देखकर यह पता लग जाता था दादी माँ में इस उम्र में भी बहुत शक्ति थी। उनके सर पर और दाहिने हाथ में बैंडेज लगी थी और राइट पांव में भी प्लास्टर लगाया गया था। दादी माँ जैसे ही बाहर हॉल में आई, पूरे परिवार को एक साथ देखकर वह खुश हो गयी और फिर अपने मजाकिया अंदाज में सबसे बोली, क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ यहाँ, कोई मर गया है क्या? दादी माँ जो भी कहती थी बहुत स्पष्ट कहती थी। उनके मन की बातें हमेशा उनकी जुबान पर होती थी। वह ना ही किसी की तारीफ करने में हिचकिचाती और ना ही किसी की बुराई करने में उन्हें कोई हिचक होती। दादी माँ के मुंह से यह बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग हंसने लगे थे। सभी लोग बारी बारी दादी माँ के पास आकर उनसे मिलने लगे। कोई उनके पाँव छूता तो कोई उन्हें फूल देता। पंकज और आयुष अब तक यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सुहासिनी मारवा बिल्कुल पहले जैसे फिट एंड फाइन हो गई थी। बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक अपने मुंह से टेंशन वाले एक्सप्रेशन हटाकर खुश होने की एक्टिंग करने लगे। दादी माँ के पास जाकर आयुष ने उनके पांव छूकर कहा, दादी माँ, मैं और पापा बता नहीं सकते आज आपको ऐसे देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। पापा को आपकी इतनी फिक्र थी कि दिन रात बस हॉस्पिटल में ही पड़े रहते थे। पंकज चाचा ने भी आगे आकर अपनी माँ की व्हील चेयर के बिल्कुल बगल में बैठ गए। फिर अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस पागल बच्चे के अटैक से तुम बच गई। पंकज के मुंह से यह बात सुनते ही दादी माँ का एक हाथ जोर से पंकज के गालों पर पड़ गया। थप्पड़ की आवाज इतनी ऊंची थी कि हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। दादी माँ ने नर्स को अपनी व्हील चेयर आगे ले जाने को इशारा किया और हॉल के ठीक बीच में आकर सबने कहा, वह छोटा सा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। यह कैसे हो सकता है कि वह मुझ पर हमला करेगा? जब मैं सीढ़ियों से गिर रही थी तब वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके नन्हे शरीर में मुझे बचाने की ताकत नहीं थी। आर्यन पागल नहीं है। पागल तो वह लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने से भी नहीं चूकते। कमरे में खड़े सभी लोग यह बात समझ चुके थे कि रोहित और आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल करने के लिए पंकज और आयुष ने यह पूरा ड्रामा खड़ा किया था। दादी माँ की गेट वेल सुन की विशेष देते हुए सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए। नर्स दादी माँ को फिर से अपने कमरे में ले जाने लगी। कमरे में अपने बेड पर लेटने के बाद दादी माँ ने रोहित को अपने पास बुलाया।
रोहित बिना कुछ बोले अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर उनके बगल में बैठा रहा। दादी माँ ने अपनी मुट्ठी बंद करके ताकत दिखाते हुए रोहित से कहा, तुम्हारी दादी फिट एंड फाइन है, अभी तो और 100 साल जिएंगी तुम्हारी दादी, चिंता मत करना। यह कहते हुए दादी माँ ने डॉक्टर शालिनी को अपने पास बुलाया और रोहित से कहा, एक बात कहूँ रोहित, आज मैं जो वापस होश में आ सकी हूँ वो बस सिर्फ इसी लड़की की वजह से। डॉक्टर शालिनी, पता नहीं इस लड़की ने क्या सेवा की है मेरी और क्या दवाई खिलाई है मुझे, जो होश में आते ही मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई। शालिनी ने बेड के पास रखे टेबल के ड्रॉवर से एक दवाई की शीशी निकाली और रोहित को दिखाते हुए कहा, यह मेरा ही इस टेबलेट का कमाल है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे एक आयुर्वेद के गुरु हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है यह गोलियां, अमृत टेबलेट्स। दवाई की तारीफ करते हुए दादी माँ ने भी कहा, यह टेबलेट है, यह जादू, इसे खाते ही एक अलग प्रकार की ताजगी महसूस होती है, शरीर और दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाता है। रोहित हैरानी से दवाई की शीशी को देखने लगा। डॉक्टर शालिनी ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, दरअसल मेरे गुरुजी इस टेबलेट को कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले थे, मगर मैंने उनसे स्पेशल परमिशन लेकर दादी माँ के लिए दवाई मंगवा ली। आयुर्वेदिक टेबलेट है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। मैंने सोचा क्यों न दादी माँ पर ट्राई किया जाए। काफी दिनों से यह होश में नहीं आ रही थी, मगर देखिए मिस्टर मारवा, यह दवाई का चमत्कार ही है कि 1-2 दिन के यूज से दादी माँ होश में भी आ गई और देखो एकदम फिट एंड फाइन है। डॉक्टर शालिनी की यह सारी बातें अनिका पीछे खड़े हुए सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर शालिनी एक न्यूरोलॉजिक ऑपरेशन के क्रेडिट अमृत टेबलेट को दे रही थी, जबकि दोनों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जैसे एसिडिटी की दवाई कैंसर पर नहीं काम करती, वैसे ही अमृत टेबलेट दिमाग के ब्लड क्लोटिंग के लिए बिल्कुल बेअसर थी। डॉक्टर शालिनी की बातें सुनकर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। रोहित ने अनिका को जाते हुए देखा। रोहित फौरन अनिका के पीछे दौड़कर गया, मगर जब तक रोहित कॉरिडोर में पहुंचता, अनिका एलिवेटर से जा चुकी थी। रोहित जानता था कि डॉक्टर शालिनी के दावे झूठे हो सकते थे। अगर ऐसी ही बात थी कि अमृत टेबलेट से दादी माँ की जान बचाई जा सकती थी, तो इतने दिन जब दादी माँ का इलाज डॉक्टर शालिनी के अंडर हो रहा था, तब यह ट्रीटमेंट उसने क्यों नहीं आजमाई। जब रोहित मुड़कर वापस दादी माँ के कमरे में जाने लगा, तब उसने देखा कि हॉल में अब सिर्फ धीरज मारवा, पंकज चाचा और आयुष मौजूद थे। धीरज के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसने आयुष और पंकज चाचा को अच्छी खासी सुनाई होगी। आयुष और पंकज चाचा के गिरे हुए चेहरे यह बता रहे थे कि उन्हें कितना बड़ा सदमा लगा था। जैसे ही रोहित उनके पास आया, पंकज चाचा ने रोहित से कहा, बेटा रोहित, आज मारवा खानदान के लिए बहुत खुशी की बात है कि माँ को वापस होश आ गया। अब सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा। रोहित ने पंकज चाचा की बात को काटते हुए कहा, नहीं चाचा, पहले की तरह नहीं, अब तो दादी माँ को होश आ गया है। कंपनी में कई ऐसी चीजें हैं जो मैं बदलना चाहता था, लेकिन दया खाकर कुछ बातों को मैं जानबूझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब उन चीजों को जरूर बदल कर रहूंगा। मल्होत्रा हाउस में शीला मासी बहुत गुस्से में किशन मामा के साथ बात कर रही थी। उन्हें अभी अभी किसी ने फोन करके यह खबर दी थी कि मल्होत्रा फार्मेसी की सबसे बड़े कंपटीटर कल्याण शास्त्री की कंपनी शास्त्री आयुर्वेदा ने अमृत टेबलेट का ऐलान किया है और साथ ही इस टेबलेट के गुण और फायदे बताते हुए मार्केट में एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिनों में वो एक साथ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे और देखते ही देखते पूरे इंडिया में उनका शेयर मार्केट लगभग 70 से 80% हो जाएगा। शीला मासी ने डाइनिंग टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए कहा, यह अमृत टेबलेट तो स्वाति ने बनाई थी। मैं जानती हूँ यह कल्याण शास्त्री कैसे क्लेम कर सकता है कि यह टेबलेट उसने बनाई है। यह न्यूज सुनकर किशन मामा भी थोड़े से परेशान जरूर हुए थे। चाहे उन्हें फार्मेसी बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो, मगर मल्होत्रा फार्मेसी कंपनी उनकी पुश्तैनी बिजनेस था और यहाँ साफ तौर पर पता चल रहा था कि कल्याण शास्त्री ने किसी तरह उनकी कंपनी की टेबलेट फार्मूला चुरा कर अपनी कंपनी में लॉन्च कर दी थी। शीला मासी फ्रस्ट्रेशन में यहाँ वहाँ चलते हुए कहने लगी, यह सब स्वाति की गलती है। काश मेरे पास वह किताब होती जिसमें सारे के सारे मेडिकल फार्मूला लिखे थे, तो आज हमने इतने सालों की अमृत टेबलेट मार्केट में उतारी होती और आज मल्होत्रा फार्मेसी देश की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 फार्मेसीज में से एक होती। अपने फोन में ईमेल पढ़ते हुए किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मगर अब तो यह कल्याण पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही
मार्केट में यह खबर फैला देगा कि सुहासिनी मारवा का इलाज इन्हीं अमृत टैबलेट की वजह से हुआ है। देखते ही देखते यह बात पूरे देश में फैल जाएगी, क्योंकि मारवा खानदान एक बहुत प्रतिष्ठित खानदान है। शास्त्री को ज्यादा एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। लगभग 0 इन्वेस्टमेंट में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। किशन मामा की बात पर गुस्सा करते हुए शीला मासी ने कहा, कल्याण शास्त्री को जो चाहिए था वह उसे मिल गया। उसकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगी और मल्होत्रा फार्मेसी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। किशन मामा और अंजलि मामी की बेटी श्वेता ड्राइंग रूम में खड़ी हुई यह सब कुछ सुन रही थी। श्वेता मेडिकल फार्मेसी और आयुर्वेदिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था कि वह अपनी कंपनी को एक दिन आगे ले जाएगी। कंपनी के बंद होने की खबर सुनकर श्वेता बहुत घबरा गई थी। अंजलि मामी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दादी माँ की टेबल पर कुछ आयुर्वेदिक टेबलेट रखी है, जरा तुम चेक करके बता सकोगी एग्जैक्टली टेबलेट क्या है? यह कहते हुए अंजलि मामी श्वेता को दादी माँ के कमरे में ले गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंजलि मामी ने देखा दादी माँ खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी आंखें मसल रही थी। अंजलि मामी दौड़कर उनके पास गई और उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ, क्या हो रहा है आपको? श्वेता ने अपनी दादी को पकड़कर बेड पर बिठाया और पूछा, दादी आपकी आंखें क्यों मसल रही हो? दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने वह आई ड्रॉप्स और वह टेबलेट कल रात को खाई थी और मुझे लग रहा है मेरी आंखों में कोई रिएक्शन हो रहा है। नानी माँ ने कहा कि उनकी आंखों में अनिका की दी हुई दवाइयों की वजह से कुछ रिएक्शन हो रहा था। अंजलि मामी और श्वेता दोनों को टेंशन होने लगी थी। अंजलि मामी ने फौरन टेबल पर पड़ी दवाई की शीशी श्वेता को दी और कहा, श्वेता तुम तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में काफी कुछ जानती हो, देखो क्या यह मेडिसिन तुम्हारी दादी के लिए सेफ है? श्वेता ने शीशी का ढक्कन खोलकर उसमें रखी दवाइयों को अपनी नाक से लगाया। दवाइयों की खुशबू श्वेता के नाक में पड़ते ही उसे पर्वतों से बहने वाले झरने जैसी ताजगी महसूस की। गीली मिट्टी और जंगल के रेयर फूलों की कम्युनिकेशन वाली एक खुशबू इंसान को एक सेकंड में ताजगी से भर देने वाली थी। श्वेता जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में पीएचडी प्लान कर रही थी, उसे ये खुशबू सुनकर ऐसा लगा जैसे आयुर्वेद का कोई खजाना उसके हाथ लग गया था। श्वेता की एक्सप्रेशन देखकर अंजलि मामी ने उससे पूछा, बेटा क्या यह सब ठीक है? क्या ये दवाइयाँ सेफ है तुम्हारी दादी माँ के लिए? क्या ये दवाइयों को कंटिन्यू कर सकती हैं? अंजलि मामी की चिंता बहुत वैलिड थी। श्वेता के पास अभी अंजलि मामी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने अंजलि मामी को देखकर कुछ कहने की कोशिश की, मगर जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने दादी माँ से पूछा, क्या दादी माँ मैं यह दवाई अपने साथ ले जा सकती हूँ? मुझे इस दवाई को लैब में एग्जामिन करना होगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगी कि यह दवाई कंपनसेशन के लिए सेफ है या नहीं। दादी माँ ने श्वेता से कहा, बिल्कुल ले जाओ बेटा, तुम एक काम करो, शीशी में से एक टेबलेट ले जाओ और आई ड्रॉप्स की भी कुछ बूंदे तुम एक छोटी सी शीशी में भरकर ले जाओ। श्वेता ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे दादी माँ ने बताया था। आई ड्रॉप शीशी में भरते वक्त श्वेता इस बात का खास ध्यान रखा कि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। श्वेता बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वह आई ड्रॉप्स जो वो ले जा रही हो कोई खजाने से भी ज्यादा कीमती हो। टेबलेट और शीशी अपने साथ एक पैकेट में लेकर श्वेता अपने पास रख ली। फिर जल्दी ही बेडरूम से निकलते हुए श्वेता ने अंजलि मामी से कहा, मम्मा मैं लेबोरेटरी जाकर अच्छे से इन दवाइयों को एग्जामिन करूंगी, फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। जब तक तुम अगर चाहो तो दादी माँ को यह दवाई दे सकती हो। अंजलि मामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर श्वेता इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी और एग्जामिन करने से पहले वह कैसे श्योर हो सकती थी कि दादी माँ के लिए यह दवाई सेफ थी। अनिका कार ड्राइव करके घर वापस लौट रही थी। अनिका के फोन पर बार बार अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं लिखा होता था, बस एक मैसेज फ्लैश होता, अननोन नंबर कॉलिंग। इस अजीब कॉल को अटेंड करके अनिका कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। उसे लगा हो सकता है यह कोई फेक कॉल हो जिसे रिसीव करने से शायद उसका फोन हैक भी हो सकता था। कार ड्राइव करते वक्त अनिका के मन में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि किस तरह वह आर्यन को अपने साथ रख सकती थी। उसे यह भी पता था कि आर्यन को रोहित से छीनना लगभग नामुमकिन था। अपने बेटे को पाने के लिए अनिका ने अपने आप को यहाँ तक तैयार कर लिया था कि अगर जरूरत पड़े तो वह रोहित से शादी भी कर लेगी।
अगर ऐसा करने से उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाएं, तो वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेगी। बगल की सीट पर पड़ा अनिका का फोन फिर से बजने लगा। इस बार जब अनिका का ध्यान फोन के स्क्रीन पर पड़ा तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम गुलेरिया उसे फोन कर रहे थे। अनिका ने गाड़ी के ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट करके गौतम गुलेरिया का फोन रिसीव किया। फोन के रिसीव होते ही गाड़ी के स्पीकर से गौतम गुलेरिया की आवाज जोर जोर से पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। गौतम गुलेरिया बहुत ही नाराज और गुस्से में लग रहे थे। वह चिल्ला चिल्लाकर एक के बाद एक इल्जाम अनिका पर लगाने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन कामनी और मनीषा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अरे जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वह लड़की किसी भी हद तक गिर सकती है। गौतम गुलेरिया का गुस्सा देखकर अनिका समझ चुकी थी कि गौतम गुलेरिया को इस बात का पता लग चुका था कि वह 2 करोड़ रुपए जो अनिका ने गौतम गुलेरिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वह उसके अकाउंट से फिर निकालकर अनिका के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। थोड़ी देर अनिका ने गौतम गुलेरिया की बातें सुनी। गौतम गुलेरिया ने जब देखा कि अनिका फोन पर कोई जवाब नहीं दे रही, तब गौतम गुलेरिया ने कहा, अब चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? अब मैं समझा, तुम्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो क्यों नहीं? लगता है किसी बड़े इंटरनेशनल लेवल के चोरों के साथ तुम मिल गई हो, जो लोगों के अकाउंट हैक करके उनकी जिंदगी भर के मेहनत के पैसे हड़प लेते हैं। तुम जब वापस मनाली आई थी, तब तुम्हें देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुमने जो बदलाव आया है वह किस तरह आया है। गौतम गुलेरिया की एलिगेशन सुनकर अनिका को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप भला कैसे अपनी बेटी पर इस तरह के इल्जाम लगा सकता था। थोड़ी देर गौतम की बकवास सुनने के बाद अनिका ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, एक बात पूछूं आपसे, क्या आपसे शादी करते वक्त मेरी माँ अंधी थी? यह कहकर अनिका ने गौतम गुलेरिया का फोन काट दिया था और बगल की सीट पर फोन फेंक दिया। अनिका अब गौतम गुलेरिया से डरने वाली नहीं थी। पहले वह इसलिए गौतम गुलेरिया और उसके परिवार से डरती रही क्योंकि उसे डर था कि कहीं न कहीं उसका बेटा उनके कब्जे में था, मगर अब वह जानती थी कि वह चाहकर भी आर्यन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आर्यन रोहित मारवा की कस्टडी में था। अपनी इस सोच से अनिका खुद परेशान हो गई थी कि जिस रोहित मारवा की कस्टडी से वह अपने बेटे को छुड़ाना चाहती थी, उसी की कस्टडी में वह अपने बेटे को सेफ महसूस कर रही थी। अभी अनिका के मन में यह सारी बातें चल रही थी, तब बगल की सीट पर पड़ा उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। इस बार अनिका ने सोच लिया था कि वह गौतम गुलेरिया को ऐसा सबक सिखाएगी कि वह दोबारा उसे फोन करने से पहले 100 बार सोचे। अनिका बिना स्क्रीन देखे फोन रिसीव कर लिया। कॉल कनेक्ट होते ही अनिका ने कहा, क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो? तुम मर रहे हो क्या? एक बात कहूँ, अगर तुम मर भी गए तो मेरे पास तुम्हारे फ्यूनरल में आने के लिए वक्त नहीं है। तभी स्पीकर में से एक बहुत ही गहरी और मैच्योर आवाज आई, मिस अनिका, यह क्या कह रही है आप? सामने से आती हुई आवाज सुनकर अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी पर अपना गुस्सा उतारा था। यह आवाज रोहित मारवा की थी। जब उसने बगल की सीट पर पड़ा फोन उठाकर देखा तो फोन के स्क्रीन पर अननोन नंबर का मैसेज फ्लैश हो रहा था। अनिका को समझ नहीं आया कि वह रोहित को अपनी की हुई बातों का क्या एक्सप्लेनेशन दे। अनिका ने हड़बड़ाहट में रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, आई एम सॉरी, वो कब से मुझे कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए, और आपका नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं हो रहा है। मुझे लगा शायद कोई फोन करके मुझे परेशान करना चाहता है। अनिका की बात सुनते ही रोहित की हंसी की आवाज स्पीकर से साफ सुनाई दी। रोहित ने कहा, आई एम श्योर, आपको काफी लोग फोन करके परेशान करते होंगे। अनिका जान गई थी कि रोहित उसकी खूबसूरती को लेकर यह कमेंट की थी। अचानक तभी अनिका को इस बात का एहसास हुआ, उसे किसी तरह अब रोहित से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। रोहित ने फोन पर अनिका से कहा, दरअसल मैंने आपको कॉल इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को ठीक करने का पूरा क्रेडिट अपने गुरु कल्याण शास्त्री को दे दिया। आई एम रियली सॉरी, मीडिया में भी अब हर जगह उन्हीं का नाम जा रहा है। क्या आप चाहती हैं कि मैं यह सब कुछ ठीक कर दूं और मीडिया वालों को बता दूं कि दरअसल यह सब कुछ आपने किया है? अनिका को पता था कि ऐसा करने से उसकी आइडेंटिटी एज डॉक्टर अमृता ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी, इसलिए उसने रोहित से कहा, नॉट एट ऑल मिस्टर रोहित, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर डॉक्टर शालिनी ने भी काफी मेहनत की थी दादी माँ के इलाज के लिए। इट्स इज ओके। अनिका की बात सुनकर रोहित अनिका के विचारों से बहुत इम्प्रेस हो गया। रोहित ने अनिका को थैंक्स कहते हुए कहा, देखिए मिस अनिका, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मुझसे जो भी बन पड़ेगा वह मैं करूँगा आपके लिए। और हाँ,
मुझसे मिलने के लिए आप कभी भी आ सकती हैं। यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट। अनिका को लगा कि आज रोहित का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था, इसलिए मौका देखते हुए अनिका ने भी रोहित से कह दिया, जी थैंक यू सो मच मिस्टर रोहित, और मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके परिवार में किसी को भी इलाज की जरूरत पड़े तो आप भी बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आपके बेटे को डॉक्टर की जरूरत पड़े तब आप मुझे फौरन कांटेक्ट कीजिएगा। उसे मामूली जुकाम भी क्यों न हुआ हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। वह क्या है ना कि मेरी बेटी भी लगभग आप ही के बेटे की उम्र की है, तो बच्चों का इलाज करने की मुझे आदत भी है और प्रैक्टिस भी, और मैं यह भी जानती हूँ कि बिना माँ के बेटे को पालना एक बाप के लिए कितना मुश्किल है। यह शायद उतना ही मुश्किल है जितना बिना बाप की एक बेटी को पालना मेरे लिए। अनिका बड़ी ही स्मार्टली रोहित को इन सब बातों से हिंट्स दे रही थी कि कैसे हर मामले में वह दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते थे। अनिका ने कही इस बात के बाद रोहित और अनिका थोड़ी देर फोन पर खामोश रहे। दोनों सोच रहे थे कि आगे क्या बात की जाए, मगर जब दोनों में से किसी को आगे कुछ नहीं सूझा तो अचानक ही साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, ओके बाय सी यू लेटर। यह कहकर अनिका ने फोन काट दिया। अनिका ने धीरे से अपना हाथ कार के स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसे पता था कि रोहित से नजदीक आने का एक मौका आज उसने गंवा दिया था। वहाँ रोहित ऑफिस में बैठकर यह सोच रहा था कि इतने दिनों में यह पहली बार था जब रोहित और अनिका ने एक दूसरे के साथ प्यार से बात की थी। अनिका के साथ बिताया एक एक पल, अनिका की आंखें, उसके बाल, उस रात अनिका और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वह सारी यादें एक साथ रोहित के दिमाग में फ्लैश होने लगी। अनिका के बारे में सोचकर ऑफिस के केबिन में बैठे हुए रोहित के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई। तभी रोहित के कानों पर एक आवाज पड़ने लगी, रोहित सर यह रिजाइनेशन लेटर है, अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो अच्छा होगा। जब रोहित अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका सेक्रेटरी चिराग मेहता उसके सामने एक फाइल लिए खड़ा था। चिराग ने रोहित से कहा, सर यह पंकज मारवा का रिजाइनेशन लेटर है, वह वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। रोहित ने लेटर अपने हाथ में पकड़कर टेबल पर रख दिया और चिराग से कहा, मैं भी यही चाहता था। क्या तुमने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जो लोग पंकज चाचा के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिलकर रहते थे? चिराग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक और फाइल में से एक लिस्ट निकालकर रोहित के सामने रख दी और कहा, जी सर, यह सारे लोग हैं जिनके साथ मिस्टर पंकज मारवा के अच्छे संबंध थे। इनमें से कुछ सप्लायर ऐसे भी हैं जिनका मार्केट में बहुत नाम खराब है, मगर हमारे यहाँ से उन्हें रेगुलर ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। रोहित ने नेम लिस्ट पर नजर घुमाते हुए चिराग से कहा, गुड जॉब। दरअसल इतने टाइम से रोहित इसलिए पंकज चाचा की मनमानियां चलने दे रहा था क्योंकि वह जानता था जब तक आर्यन पर लगे इल्जाम मिट नहीं जाते, मारवा खानदान या बाकी लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मगर अब रोहित उन लोगों से चुन चुन के बदला लेने वाला था। हॉस्पिटल में रोहित इसलिए शांत बैठा था ताकि वह मारवा खानदान के उन लोगों पर नजर रख सके जो लोग पंकज चाचा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। रोहित ने फैसला कर लिया था, अब वह उनमें से हर एक को सबक सिखा के रहेगा। मल्होत्रा हाउस में जैसे ही अनिका मल्होत्रा हाउस पहुंची, उसने देखा कि किशन मामा और शीला मासी लिविंग रूम में सोफा पर बैठे थे। दोनों के चेहरे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि अभी अभी घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन हुई थी। इससे पहले कि अनिका किशन मामा से कुछ पूछती, शीला मासी ने टेबल पर पड़ा चाय का कप उठाकर अनिका के मुंह पर फेंक दी। अनिका अपने शौक से बाहर आती, उससे पहले शीला मासी ने अनिका से कहा, सच बता, क्या करने आई है तू इतने सालों बाद हमारे घर में? व्हाट आर यू इंटेंशन? तुम मेरी बुढ़ी माँ को यह किस प्रकार की दवाइयाँ दे रही हो? पता है माँ की हालत क्या हो गई है तुम्हारी दवाइयों की वजह से? शीला मासी की यह बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दवाइयों की वजह से नानी माँ को कोई साइड इफेक्ट हुई थी। जैसे ही अनिका नानी माँ के रूम की तरफ बढ़ने लगी, नानी माँ अंजलि मामी के साथ रूम से बाहर आई और चिल्लाकर बोली, चली जाओ मेरे घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। जैसे ही अनिका नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगी, अंजलि मामी नानी माँ को लेकर बाहर आई। नानी माँ ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, चली जाओ इस घर से और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। नानी माँ की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और आंखों के आसपास काफी स्वेलिंग भी हो गई थी। नानी माँ को शायद आंखों के अंदर खुजली भी महसूस हो रही थी, इसलिए वह बार बार अपनी आंखें मसल रही थी। अनिका को पता था कि यह उसकी दी हुई दवाई का पॉजिटिव असर था। इस रिएक्शन का साफ मतलब यह था कि नानी माँ की आंखों के अंदर जो नस सूख गई थी
उस नस तक दवाई पहुंचकर उसे दोबारा जीवन देने का काम कर रही थी। और ऐसा होते वक्त ये रिएक्शन आना एक आम बात थी। जैसे ही अनिका नानी और अंजलि मामी को यह सारी बातें समझाने की कोशिश करने लगी, शीला मासी ने पीछे से आकर अनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी। शीला मासी ने अनिका से कहा, तुमने सुना नहीं अभी अभी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी कदम मत रखना यहाँ। यह कहकर शीला ने अनिका को दरवाजे की ओर धकेल दिया। तभी पीछे से नानी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं अनिका से नहीं तुमसे कह रही हूँ शीला, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। अपनी माँ के मुंह से यह सुनकर शीला मासी हैरान हो गई। उन्होंने अंजलि मामी और किशन मामा को आंखें दिखाकर कहा, यह क्या कह रही है मम्मी? नानी माँ ने अपने हाथ की छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ यह मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ पार्वती मल्होत्रा, इस घर की मालकिन तुमसे कह रही है कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नानी माँ ने यह कहकर शीला मासी के ईगो पर वार किया था। सबके सामने उनकी इंसल्ट हुई थी और खासकर उस अनिका के सामने जिसे इस वक्त घर से बाहर निकालकर फेंक देना चाहती थी। शीला मासी ने गुस्से में आकर नानी माँ से कहा, वाह मम्मी वाह, कमाल की माँ हो तुम। सालों पहले तुम स्वाति के लिए मुझे सबके सामने छोटा महसूस करवाती थी और आज उसकी बेटी के लिए तुम पहले से पार्शियलिटी करती आ रही हो। मेरे साथ तुमने हमेशा स्वाति को हम मुझसे ऊपर समझा और यह सब कुछ करके मिला क्या तुम्हें? धोखा देकर भाग गई तुम्हारी स्वाति। कहा था 1 हफ्ते में वापस लौटकर आ जाऊंगी, आज 25 साल हो गए वह तो नहीं आई। सीधे उसकी मौत की खबर आई और पीछे छोड़ गई यह बेशर्म औलाद को जो तुम्हें नकली दवाई देकर मार देना चाहती है। तुम समझती क्यों नहीं मम्मी? देखो अपनी आंखों को क्या हालत कर दी है तुम्हारी। मैंने पहले ही कहा था सड़क से उठाकर जिस लड़की को लाए हो पहले उसके बारे में जान लो, वो कहाँ से आई है, क्या मकसद है और किस मकसद से तुम्हारे घर में आई है। अब देखो क्या कर दिया है इस लड़की ने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इसने जानबूझकर माँ को ऐसी दवाई दी है जिससे माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। किशन, अंजलि, तुम लोग कुछ समझाते क्यों नहीं हो माँ को? शीला मासी की यह बात सुनकर नानी माँ ने अपने हाथ में छड़ी फिर से जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई मुझे समझाएगा कि कौन कैसा है। भले मेरी आंखों की रोशनी नहीं है मगर मैं ठीक से देख सकती हूँ कि कौन इंसान मेरे लिए कैसा है। और अगर अनिका ने मुझसे कहा है कि वह मेरी आंखों का इलाज करना चाहती है तो मेरी उसे पूरी इजाजत है। अगर उसकी दी हुई दवाई से कोई नुकसान होगा तो वह मेरा होगा। भला एक अंधी और कितनी अंधेरा देखेगी। अगर मेरी बच्ची अगर मेरा इलाज करना चाहती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। यह कहते हुए नानी माँ ने अपना हाथ आगे करते हुए अनिका को अपने पास आने का इशारा किया। अनिका ने नानी के पास आकर उनका हाथ अपने कंधे पर ले लिया, फिर उन्हें बगल के चेयर पर बिठा दिया। अनिका का ध्यान अपनी नानी की आंखों पर था। सचमुच आंखों के आसपास गहरे लाल निशान दिखने लगे थे, मगर अनिका को यह देखकर कोई शिकायत नहीं हो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि दवा का असर हो रहा था। अनिका ने देखा अंजलि मामी और किशन मामा को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं नानी माँ की आंखों में प्रॉब्लम बढ़ न जाए। अनिका ने उन दोनों से कहा, मामा मामी, मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन के अंदर दवा का असर दिखा देगी। आई एम श्योर, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। किशन मामा और अंजलि मामी अनिका की बातों पर भरोसा तो करना चाहते थे मगर उन्हें इस वक्त नानी माँ की चिंता ज्यादा थी। वह अनिका की बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी शीला मासी ने अनिका के सामने एक चैलेंज रखी। उन्होंने अनिका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ 7 दिन का वक्त। अगर 7 दिन में माँ फिर से देखने लगी या तुम्हारी दवाई में असर दिखना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, चाहे मेरी अपनी माँ मेरी जान क्यों न ले ले। ये कहकर जैसे ही शीला मासी जाने लगी, अनिका ने धीमी आवाज में उन्हें रोकते हुए कहा, मासी जरा 1 मिनट। जैसे ही शीला मासी ने पीछे मुड़कर देखा, अनिका धीरे से चलकर उनकी ओर आ रही थी। अनिका को गौर से देखते हुए एक पल के लिए शीला मासी को लगा कि वक्त फिर से उन्हें 25 साल पहले ले गया था और अनिका की माँ स्वाति उनके पास चलकर आ रही थी। शीला मासी के बिल्कुल पास आकर अनिका ने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उनसे कहा, आप मुझसे बड़ी हैं, अगर आप मुझे कुछ भी कहेंगी तो मैं हंसकर आपका हर ताना सह लूंगी। आज आपने जो चैलेंज मुझे दी है वह भी मुझे मंजूर है, मगर इस चैलेंज में अगर जीत मेरी हुई तो आपको भी कुछ करना होगा। यह सुनते ही शीला मासी को शौक लगा। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर
शीला मासी ने उनसे पूछा, तो क्या क्या करना होगा मुझे अगर तुम जीत गई तो? अनिका ने बड़े रेस्पेक्टफुली शीला मासी की इस बात का जवाब दिया, आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। आपने आज तक मेरी माँ पर जो भी इल्जाम लगाए, जितना भी बुरा कहा, उन सब के लिए आपको मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर एक पल के लिए शीला को ऐसा लगा जैसे स्वाति ने खुद अनिका का रूप लेकर उसे ये बात कही हो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए शीला मासी ने अनिका को कहा, ठीक है, मुझे भी मंजूर है। देखते हैं तुम्हारे अंदर सिर्फ स्वाति की शकल ही आई है या फिर उसकी अकल भी। थोड़ी बहुत विरासत तुम्हें मिली है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में स्वाति का हाथ देश में तो क्या दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था। देखते हैं तुम्हारे अंदर स्वाति के कौन से गुण आए हैं, दवाई बनाने वाले या धोखा देने वाले। यह कहते हुए शीला मासी मुड़कर अपनी कार में बैठकर निकल गई। जब शीला मासी और अनिका की बातें कर रहे थे तब अंजलि मामी अनिका के पास आकर खड़ी हो गई थी। शीला मासी के जाते ही अंजलि मामी ने अनिका से कहा, उनकी बातों का बुरा मत मानना, वह सिर्फ जबान से कड़वी है, वैसे दिल से अच्छी है। अंजलि मामी की बात को आगे बढ़ाते हुए नानी माँ ने अनिका से कहा, हाँ बेटा, दरअसल शीला स्वाति की बहुत इज्जत करती थी उस जमाने में। अचानक स्वाति के चले जाने से उसके मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था। तब से अचानक ही वो स्वाति से नफरत करने लगी। मगर मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से जानती हूँ, कहीं न कहीं शीला आज भी स्वाति को बहुत मिस करती है और मन ही मन स्वाति को बहुत रिस्पेक्ट भी करती है। यह कहकर नानी माँ फिर से अपनी आंखें मसलना शुरू किया। तभी उन्हें यह करने से अनिका ने रोक लिया। उनका हाथ पकड़कर अनिका ने कहा, नानी माँ प्लीज अपनी आंखों को बार बार न मसलें, आपकी आंखों के लिए ये अच्छा नहीं है। अंजलि मामी ने नानी माँ की आंखों पर हुए लाल निशानों को दिखाते हुए अनिका से पूछा, अनिका बेटा, यह सारे निशान कहीं दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा मम्मी जी को? अनिका ने नानी माँ के हाथ पर हाथ घुमाते हुए अंजलि मामी से कहा, बिल्कुल नहीं मामी, एक्चुअली दवाई अपना असर दिखा रही है, इसलिए यह हो रहा है। ऐसा होने से मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है कि दवाइयाँ जरूर नानी माँ की आंखों के लिए असरकारक है और यह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अनिका के मुंह से यह सुनते ही नानी माँ, अंजलि मामी और किशन मामा के चेहरे पर स्माइल आ गई। थकावट की वजह से अनिका को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए सबसे बाय कहकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। बंगले के गार्डन में खेल रही रिया वापस घर के अंदर आई। स्टेयरकेस पर चल रही अनिका को रिया ने गुड नाइट कहा और बोली, मम्मा आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर बड़ी नानी के साथ खेलूंगी और फिर आकर सो जाऊंगी। रिया के मुंह से यह बात सुनकर किशन मामा और अंजलि मामी भी बहुत खुश हो गए। किशन मामा ने रिया को उठा लिया और रिया से कहा, चलो अपने बड़े मामा को किस्सी दो। रिया ने किशन मामा के गालों पर किस कर दिया। सभी बुजुर्ग रिया को घर में खेलते हुए देखकर बहुत खुश हो गए थे। रिया की बातें सुनकर वह कभी हंसते तो कभी हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू आ जाते। तभी अंजलि मामी ने रिया से एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेटा वो अरबिक वाली पोएम फिर से हम सबको सुना दो, बहुत मजा आएगा। इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, अरबी पोएम? मुझे तो अरबिक आती नहीं, मैं कैसे पोएम बोलूं? रिया की यह बात सुनकर अंजलि मामी हैरान हो गई। अंजलि मामी ने रिया को याद दिलाते हुए कहा, बेटा उस दिन जो अरबी भाषा में तुमने पोएम बोली थी वही सुनाने को कह रही हूँ। रिया ने इरिटेट होकर अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए कहा, बट बिग मामी, आई डोंट नो अरबिक लैंग्वेज। इनफैक्ट मुझे इंग्लिश और हिंदी के अलावा तो कोई लैंग्वेज ठीक से आती नहीं। मम्मा हमेशा मुझे डांटती है कि मैं लैंग्वेज में बहुत बैड हूँ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेज। रिया के मुंह से यह बातें सुनकर अंजलि मामी बहुत हैरान हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद उस दिन शीला मासी रिया को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी, इसलिए शायद रिया और अनिका ने यह झूठ कहा था कि रिया को 8 अलग अलग भाषाएं आती हैं, ताकि वह शीला मासी के किए हुए इंसल्ट का बदला ले सके। यह विचार मन में आते ही अंजलि मामी को और एक टेंशन होने लगी कि कहीं शीला मासी के दिए गए चैलेंज की वजह से तो अनिका मम्मी जी का इलाज नहीं कर रही थी। शायद सचमुच उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में उसे कोई नॉलेज न हो, मगर शीला मासी को नीचा दिखाने के लिए उसने यह सब कुछ किया हो। ऊपर बेडरूम में शावर लेने के बाद अनिका रिया के साथ बेड पर सोने लगी। रिया को प्यार करते करते उसे आर्यन की याद आने लगी। उसे उन सब बातों पर हंसी भी आने लगी जब वह आर्यन को रिया समझकर प्यार करती थी और कैसे आर्यन बाथरूम से भाग गया था। आर्यन के साथ बिताए हुए पल याद करके अनिका ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह इसी वक्त आर्यन के साथ बात करना चाहती थी।
जब रिया ने देखा कि उसकी माँ आर्यन के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तब उसने कहा, वेट मम्मा, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ बात करवाऊंगी, डोंट वरी। यह कहकर रिया ने आर्यन के सीक्रेट फोन पर कॉल लगाया, मगर जब आर्यन ने फोन नहीं उठाया तो रिया और अनिका दोनों निराश हो गए। अनिका ने सोचा कि शायद आर्यन रोहित के साथ होगा, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा होगा। अनिका ने बिना सोचे या वक्त देखे रोहित को मैसेज कर दिया, आर यू अवेक? रोहित के स्क्रीन पर जैसे ही अनिका का मैसेज आया, रोहित को लगा कि अनिका उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहती है और कहीं न कहीं उससे बात करने का मौका ढूंढ रही है। दरअसल रोहित भी ऑफिस से आने के बाद यही सोच रहा था कि कौन सा बहाना निकालकर वह अनिका से बातें करे। रोहित ने इमीडिएटली अनिका के मैसेज का जवाब दिया, यस आई एम अवेक। रोहित के मैसेज भेजते ही तुरंत अनिका का मैसेज फिर से आया, इज योर सन अवेक? रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो आर्यन गहरी नींद में सो चुका था। रोहित ने अनिका को मैसेज टाइप करते हुए कहा, नो ही इज अस्लीप। रोहित को लगा कि अनिका यह जानना चाहती थी कि अगर वह अपने बेटे के साथ इस वक्त बिजी है तो शायद चैटिंग आगे नहीं कर पाएंगे। अब जब उसे पता है कि आर्यन सो चुका है, वह मुझसे चैटिंग कर पाएगी। यह सोचकर रोहित की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। वह बस अब इस इंतजार में था कि कब अनिका का अगला मैसेज आए और उनकी चैटिंग आगे बढ़े। जब 3-4 मिनट तक अनिका का कोई मैसेज नहीं आया तो रोहित सरप्राइज हो गया। वह बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन चेक करने लगा। आगे और 5 मिनट बीत गए लेकिन अनिका का कोई मैसेज नहीं आया। रोहित अपने बिस्तर पर छटपटाने लगा था। एक बार उसे ऐसा भी लगा कि शायद उसका मोबाइल खराब हो गया हो, इसलिए उसने सनी को मैसेज टाइप करके भेजा, गेम खेलना बंद करो और सो जाओ। मैसेज के डिलीवर होते ही सनी का थम्स अप वाला साइन रोहित के मोबाइल फोन पर फ्लैश हुआ। रोहित को समझ नहीं आ रहा था अचानक अनिका ने चैटिंग क्यों रोक दी। वहाँ अनिका रिया को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद में सो गई थी। जब अनिका को पता चला कि आर्यन सो चुका था, तब रोहित के साथ चैट करने की उसके पास और कोई वजह नहीं थी। गहरी नींद में सोई अनिका को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसके मैसेज का वेट करते हुए अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था।